हाय बच्चों, वेलकम टू योर ओन फेवरेट चैनल दैट इज आयुषी शर्मा केमिस्ट्री। यहाँ पे हम करते हैं केमिस्ट्री की बहुत ही शानदार तैयारी। तो ऑलरेडी अगर बच्चों मैं बात करूँ तो बहुत सारे चैप्टर्स के जो वन शॉट्स हैं आप लोगों को ऑलरेडी मिल चुके हैं, लेकिन आज हम एक ऐसे चैप्टर करने जा रहे हैं जिसमें बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि चैप्टर काफी बड़ा है, काफी इंपॉर्टेंट है वेटेज के वाइज भी, और कंसेप्ट बहुत सारे हैं जो इस चैप्टर से आपके पेपर में आते हैं। राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द चैप्टर दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। जो बच्चे तैयार हैं यहाँ पे सेशन को एक बार कर देंगे लाइक और शेयर। चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि और भी चीजें आप लोग की मिस ना हो। तो अगर बच्चों में बात करूं यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के ऊपर हेडिंग आप मिस कर सकते हो। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स अगर मैं बात करूं तो आपके सीयूईटी में कितने मार्क्स का आता है। अगर मैं सीयूईटी की बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली सीयूईटी एग्जामिनेशन में ये आपका 15 से 20 मार्क्स का पूछा जाता है। 20 भी नहीं बोलूंगी मैं, 25 बोलूंगी, क्योंकि बहुत सारे केस बेस्ड क्वेश्चन जो हैं वो आपके यहाँ से पूछे गए हैं। और अगर मैं आपके बोर्ड्स के एग्जामिनेशन की बात करूं तो बोर्ड्स में ये चैप्टर आपका 7 नंबर का आता है। तो आपके लिए चैप्टर कंप्लीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके सारे कंसेप्ट्स को एकदम स्ट्रांगली बिल्ड करना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो के एंड तक आपको पूरा चैप्टर का रिवीजन हो चुका होगा, पूरा चैप्टर क्लियर हो चुका होगा, और साथ ही में आपके जो नोट्स है वो भी अच्छे बन चुके होंगे अगर आपने सारी जो भी चीजें मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी उसको आप फॉलो करते हो तो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। यहाँ पे अगर बच्चों में बात करूं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, यानी कि हाई वेटेज कंसेप्ट्स क्या हैं इस चैप्टर से, तो सबसे पहले आता है लिगेंड्स की कहानी। आपको लिगेंड्स पता होने चाहिए, क्या हैं, कितने टाइप के हैं, क्या उनका चार्ज है, ये सारी कहानी आपको पता होनी चाहिए। सेकंड बहुत फेमस क्वेश्चन है आपका आईयूपैक नेमिंग से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, आईयूपैक नेमिंग आपको आनी चाहिए। देन वी मूव टुवर्ड्स द टू थ्योरीज जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आएगी आपकी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और उसके बाद आएगी आपकी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, और लास्ट में एक ऐसा टॉपिक जो आपको बिल्कुल भी नहीं आता, आप सोचते हो मैम ये तो बिल्कुल नहीं होता है, वो है आइसोमेरिज्म। तो ये आपके जो 5 टॉपिक्स हैं इस चैप्टर से ऐसे हैं जो पेपर में आने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी रखते हैं, और इनको कंप्लीट करना आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। सबसे पहले अगर बच्चों में बात करूं व्हाट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, अकॉर्डिंग टू यू अगर आपको बताना है तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है। देखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में है मेटल, और मेटल से जुड़ा है लिगेंड। ठीक है, कुछ ऐसा। ठीक है, अब मेटल यहाँ पे क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट, और ये जो लिगेंड है टेक्निकली ये क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करे। ठीक है, जो भी चीज इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है वो क्या होती है, ल्यूइस एसिड, और जो भी चीज इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती है वो होती है ल्यूइस बेस। तो आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को बोल सकते हो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इज अ मिक्सचर ऑफ ल्यूइस एसिड एंड बेस। ऑल्सो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे जो हो रहा है वो डोनेशन हो रहा है, ये आपका एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, और जो भी स्पीशी अंदर है इसके वो आपकी डिसोसिएट नहीं करेगी। ठीक है, जैसे आपके आयोनिक कंपाउंड्स है, अब बोलोगे मैम उनमें क्या डिफरेंस है, आयोनिक कंपाउंड में तो एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, लेकिन वहां पे वो लोग आप पानी में जैसे ही डालोगे टूट जाएंगे अपने कॉरेस्पॉन्डिंग आयंस के अंदर, लेकिन यहाँ पर जो चीजें हैं वो आपकी नहीं टूटती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिया दैट इज K3FeCN6। ठीक है, आपको यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी कि सारी चीजें क्या क्या होती है। देखो, जो ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट है इसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में आपके मेटल और लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो आपका मेटल है उसको बोलेंगे आप लोग सेंट्रल मेटल एटम, जो अंदर बैठा हुआ है, जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर बैठा हुआ है, और यही आपका एक ल्यूइस एसिड भी है, ये आपका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी है। इसके साथ जो भी स्पीशीज लगी हैं और इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रही है उनको क्या बोलेंगे, लिगेंड्स। ठीक है, और जो बाहर आपके आयंस है, जो आपके बाहर आयंस है उनको क्या बोलते हैं, काउंटर आयंस। ठीक है, क्या बोलते हैं उनको, काउंटर आयंस। ठीक है, उसके बाद एक कंसेप्ट और जो आपको यहां से आना चाहिए वो अगर मैं बोलूं तो बेसिकली आपको 2 चीजें आनी चाहिए। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर अभी हम वैसे निकालना भी सीखेंगे, लेकिन टेक्निकली अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर बोलूं तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज टेक्निकली द नंबर ऑफ डोनर एटम्स, द नंबर ऑफ डोनर एटम्स दैट आर अटैच्ड through sigma bond with metal। ठीक है, तो FeCN6 के साथ Cn आपके कितने लगे हैं, 6 सिंगल बॉन्डेडली आपके ये जुड़े होंगे, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ जाएगा इस कॉम्प्लेक्स का, 6।
उसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट आना चाहिए ऑक्सीडेशन नंबर का, इसके लिए भी आपको चार्ज पता होना चाहिए हर एक लिगेंड का। सो ऑक्सीडेशन नंबर इज बेसिकली द चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम, चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम। तो अगर मैं यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स की बात करूं जो आपको गिवन है, ठीक है, तो दैट इज K3FeCN6। देखिए जो चीज आगे लगी होगी उसको कैटायन बोलते हैं, तो ये टूटेगा 3 के पॉजिटिव में, और जो पीछे लगा है वो आपका एनायन है, तो दैट इज FeCN6। अभी मैं आपको ये निकालना भी सिखाऊंगी, एंड दैट इज 3 नेगेटिव। ठीक है, अगर इसको आपको चार्ज निकालना है तो Cn नेगेटिव होता है, तो x माइनस 6 बराबर -3, तो यहां से x की वैल्यू आएगी +3। सो दैट इज योर ऑक्सीडेशन नंबर। सो कैन ऑक्सीडेशन नंबर एंड कोऑर्डिनेशन नंबर बी सेम? दे कैन बी सेम, बट जनरली दे आर नॉट सेम। कोऑर्डिनेशन नंबर आपका कितना लिगेंड जुड़ा हुआ है, लिगेंड नहीं कितने डोनर एटम जुड़े हैं, वो कोऑर्डिनेशन नंबर है, और जो मेटल है उसके ऊपर जो चार्ज है वो क्या है आपका ऑक्सीडेशन नंबर है। ठीक है, दोनों बातें अगर आपको क्लियर है तो हम यहां से अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लिगेंड्स को। ठीक है, तो अभी अभी मैंने आपको बोला कि लिगेंड्स क्या है, अगर मैं अभी अभी आपको जो बताया तो मैंने बोला कि लिगेंड्स क्या है। ठीक है, अगर हम लिगेंड्स की बात करें तो लिगेंड्स आर बेसिकली योर इलेक्ट्रॉन डोनर्स। क्या है, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा वो आपका क्या है, लिगेंड्स। ठीक है, अब लिगेंड्स की अगर मैं कैटेगरी बोलूं, ठीक है, अगर मैं लिगेंड्स की कैटेगरी बोलूं तो लिगेंड्स दो बेसिस पे आप क्लासिफाई कर सकते हो। पहला कि लिगेंड के ऊपर चार्ज क्या है, और दूसरा उसमें कितने लिगेंड्स है, नंबर ऑफ डोनर एटम्स। ठीक है, चार्ज का मतलब देखो डोनेट करने के दो तरीके हैं, या तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो या तो उसके ऊपर लोन पेयर हो। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होंगे तभी तो डोनेट करेगा। नेगेटिव चार्ज हुआ तो नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर हुआ तो न्यूट्रल। अब डोनर एटम एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, राइट। सो ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, डोनर एटम को बोलेंगे हम लोग क्या, डेंटिसिटी, कितना डोनेट कर रहा है, दैट इज कितना डोनेशन हो रहा है, उसके बेसिस पर आप लिगेंड्स को फर्दर क्लासिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं ऑन द बेसिस ऑफ डोनर एटम में, सबसे पहला केस आपका आएगा दैट इज योर मोनोडेंटेड लिगेंड। ठीक है, क्या बात कर रहे हैं, मोनोडेंटेड। मोनोडेंटेड लिगेंड कौन है, जिनके पास एक ही डोनर एटम है। जैसे कि मैम मेटल के साथ आपने Cl नेगेटिव डाल दिया, तो Cl नेगेटिव, मेटल के साथ आपने मैम OH2 डाल दिया, एक ही डोनर एटम है, आपने NH3 डाल दिया, एक ही डोनर एटम है। तो जहां पे भी एक ही डोनर एटम होगा, एक सिंगल डोनर एटम, एक सिंगल डोनर एटम, एक सिंगल डोनर एटम, तो इनको क्या बोलेंगे, यूनिडेंटेड। सिंपल, एक डोनर एटम है तो यूनिडेंटेड। अच्छा मैम बाइडेंटेड, बाइडेंटेड में दो डोनर एटम हो सकते हैं, जैसे कि आपका क्या हो सकता है, जैसे कि मेरे पास क्या है NH2, ये होता है इथाइलिन डाइअमाइन। अब यहाँ पे देखो एक नाइट्रोजन के थ्रू मेटल ले रहा है, एक इस नाइट्रोजन के थ्रू ले रहा है, तो ये क्या हो गया आपका बाइडेंटेड। क्या हो गया ये आपका बाइडेंटेड। ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा आपके क्या हो सकते हैं, इसके अलावा आपके दो और हो सकते हैं, दैट इज इसको इथाइलिन डाइअमाइन EN करके लिखते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके हो सकते हैं ग्लाइसिनेट, जिसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होता है ऐसा डोनर एटम, और फिर हो जाता है आपका ऑक्सिलेट, C2O4 2 नेगेटिव, C2O4 2 नेगेटिव। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं आपके बाइडेंटेड लिगेंड। अब दो से ज्यादा अगर डोनर एटम है तो उसको क्या बोल देंगे हम लोग, उसको बोल देंगे आप लोग पॉलीडेंटेड, जिसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है दैट इज योर EDTA। ठीक है, क्या है EDTA, EDTA कैसा दिखता है, इथाइलिन डाइअमाइन, इथाइलिन, दो इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट, टेट्रा एसीटेट। ठीक है, टेट्रा एसीटेट। तो कितने डोनर एटम है भाई यहाँ पे, एक नाइट्रोजन का लोन पेयर, नाइट्रोजन का लोन पेयर, ऑक्सीजन का लोन पेयर, ऑक्सीजन का लोन पेयर, ऑक्सीजन का लोन पेयर, ऑक्सीजन का लोन पेयर। So 2 nitrogens and 4 oxygen. So the denticity is, it is a hexadentate, hexadentate। क्या हो जाएगा ये आपका हेक्साडेंटेड मॉलिक्यूल निकल कर आ जाएगा। ठीक है, आइए अब ऐसे भी कुछ आपके लिगेंड्स हो सकते हैं जिनके पास दो डोनर एटम्स है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बोलूं दैट इज NO2। ठीक है, NO2 में ऑक्सीजन से भी मेटल ले सकता है, ठीक है, या फिर नाइट्रोजन से भी ले सकता है।
ठीक है, जैसे SCN तो आपका नाइट्रोजन से भी ले सकता है, और SCN इससे भी ले सकता है। तो टेक्निकली वो लिगेंड्स जिनके पास दो डोनर एटम्स है, वो लिगेंड्स जिनके पास दो डोनर एटम्स है, बट दोनों में से एक बार में एक ही डोनेट करेगा। NO2 में से एक बार में आपका या तो नाइट्रोजन डोनेट करेगा या तो ऑक्सीजन। SCN में से आपका एक बार में या तो सल्फर डोनेट करेगा या तो नाइट्रोजन। तो टेक्निकली ऐसे लिगेंड्स जिनके पास एक से ज्यादा डोनर एटम है बट एक बार में एक ही डोनेट करता है, ऐसे लिगेंड्स को क्या बोलेंगे? एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। आइए, लास्ट कैटेगरी है आपके किलेट लिगेंड्स की। अब किलेट लिगेंड्स क्या होंगे? किलेट इज बेसिकली रिंग। ठीक है, जब आपकी जो लिगेंड्स है वो रिंग की फॉर्मेशन करेंगे तो उनको बोलेंगे किलेटिंग लिगेंड्स। जैसे कि मैंने आपको इथाइलिन डायअमाइन बनाया था, तो देखो यहां पे आपकी क्या बन रही है? 1 2 3 4 5 5 मेंबर्ड रिंग बन रही है। और जब भी आपकी रिंग बनेगी तो आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो किलेटिंग लिगेंड्स जो हैं वो आपके कॉम्प्लेक्स को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी दे देते हैं। अब किलेट कब बनेगा यार? देखो कभी भी क्या मोनोडेंटेड लिगेंड किलेट बना सकता है? अब तुम सोचो, अगर मैं बोल रही हूँ फॉर एग्जांपल Cl नेगेटिव, अब ये तो एक ही साथ से देगा ना, ये कभी भी आपकी रिंग नहीं बना सकता है। ठीक है, अगर आपके पास ऐसे क्या कहते हैं, ऐसे आपके पास लिगेंड्स है जो दो एटम के साथ एक साथ डोनेशन कर सके या दो से ज्यादा, जो भी आपके बाइडेंटेड है वो सब रिंग बना देंगे, जितने भी आपके पॉलीडेंटेड है वो सब रिंग बना देंगे। तो वो लिगेंड्स जो आपके रिंग की फॉर्मेशन कर सकते हैं उनको क्या बोलेंगे? किलेट लिगेंड्स। क्या एम्बीडेंटेड लिगेंड्स आपके होंगे? NO2, क्या ये किलेट बनाएगा? अगेन मैम, या तो ये आपका ऑक्सीजन के साथ डोनेशन कर रहा है, एक बार में तो इसी से करेगा, या तो ये आपका नाइट्रोजन से कर रहा है, तो ये भी एक बार में एक ही करेगा। तो टेक्निकली मैम ये तो एक बार में एक ही के साथ डोनेशन कर रहा है, ये भी कभी रिंग नहीं बना सकता। तो एम्बीडेंटेड लिगेंड्स आर नॉट किलेट लिगेंड्स, बट योर बाइडेंटेड और मोर देन दैट आर ऑल योर किलेटिंग लिगेंड्स। क्लियर है बात? तो यहां तक अगर हमें बात क्लियर है तो आते हैं हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, अभी तक आपने समझ लिया जितने भी लिगेंड्स हैं उनको आप मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, पॉलीडेंटेड बोल सकते हो। अब बात करते हैं उनके चार्ज की, क्योंकि जब आपको उनका चार्ज पता होगा तब आप मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल पाओगे। तो जनरली आपके जो चार्ज है वो दो कैटेगरी में होगा, न्यूट्रल और चार्ज लिगेंड्स। न्यूट्रल की अगर मैं बात करूं तो न्यूट्रल आपका क्या क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल न्यूट्रल इज योर पानी, एक्वा, ठीक है, वाटर न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है। अमाइन दैट इज NH3, कोई चार्ज नहीं है यहाँ पे आपका, दैट इज CO, कार्बोनिल, न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं है आपका। NO, नाइट्रोसिल, कोई चार्ज नहीं है आपका। ठीक है, फॉस्फीन, PH3, कोई चार्ज नहीं है आपका। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बोलूं PPH3, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, कोई चार्ज नहीं है अगेन आपका। ठीक है, इसके अलावा आपका पिरिडीन और आपकी नेक्स्ट हो जाएगी आपकी इथाइलिन डायअमाइन। क्या हो जाएगी? इथाइलिन डायअमाइन। ऑलराइट, सो मतलब टेक्निकली जितने भी न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, और अगर इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है तो इनके ऊपर चार्ज कितना होता है? 0। ठीक है, इनके ऊपर कितना होता है? चार्ज 0। अब अगर मैं बात करूं लिगेंड्स की जो चार्ज है, ठीक है, अब चार्ज लिगेंड्स होंगे ऑब्वियसली इनके ऊपर चार्ज होगा। कैसे हो सकते हैं? जैसे कि आपका Cl नेगेटिव है, ठीक है, जैसे कि आपका Br नेगेटिव है, जैसे कि आपका OH नेगेटिव है, ठीक है, जैसे कि आपका क्या हो जाएगा? NH2 नेगेटिव है। ठीक है, ये सारे आपके इनके ऊपर क्या चार्ज है? -1 का चार्ज है। ठीक है, NH2 नेगेटिव इज अमीडो, ठीक है, OH नेगेटिव इज हाइड्रोक्सीडो। मैंने साथ में इसके ऑलरेडी O लगा दिया, क्योंकि जितने भी चार्ज लिगेंड्स होते हैं उनके ऊपर जो उनका जो नाम है उसके एंड में हम क्या लगा देते हैं? O। ठीक है, वैसे Cl नेगेटिव इज क्लोरिडो। ठीक है, तो ऐसे ही आपके यहाँ पे हो जाएंगे। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे जोड़ूं तो आपका होता है SO4 नेगेटिव, ये भी आपकी चार्ज लिगेंड में ही आता है। ठीक है, दैट इज अगेन योर सल्फेटो। देन कार्बोनेटो इज CO3 नेगेटिव इज कार्बोनेटो। देन यू हैव N3 नेगेटिव, दैट इज योर एजिडो। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा? O2 नेगेटिव इज ऑक्सीडो। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा? CN नेगेटिव अगेन इज योर साइनिडो। देन NO2 नेगेटिव इज नाइट्रीटो, जहां पे आपका जो डोनेटिंग लिगेंड है वो क्या है? ऑक्सीजन। अगेन देन यू हैव SCN नेगेटिव। तो आपको अगर इनके ऊपर चार्ज पूछे तो इसके ऊपर चार्ज -1, इसके ऊपर चार्ज -1, इसके ऊपर चार्ज -1, इसके ऊपर चार्ज -1, इसके ऊपर चार्ज -2, इसके ऊपर -2, इसके ऊपर -1, इसके ऊपर -2, इसके ऊपर आपका -1, इसके ऊपर -1, इसके ऊपर
-1। तो जो भी आपके पास चार्ज लिगेंड है, इनके ऊपर जो चार्ज है वही इनका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। जब आप आईयूपैक नेमिंग करोगे, जब आप लोग मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, तो जो भी इसके ऊपर चार्ज है वही आप कंसिडर करोगे। ठीक है, चलिए, तो अगर इतनी बात समझ में आ गई तो आ जाता है आईयूपैक नेमिंग के ऊपर। अगर मैं आईयूपैक नेमिंग की बात करूं तो बेसिक रूल्स डाल देती हूँ पहले। सबसे पहले आपको हमेशा केटायन का नाम लिखना है। केटायन और एनायन में हमेशा केटायन पहले आएगा। अगेन उसके बाद आपके पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर में मेटल और लिगेंड्स होते हैं, तो पहले लिगेंड्स आएंगे, उसके बाद मेटल का नाम आएगा। लिगेंड्स अगर बहुत सारे हैं तो उनको अल्फाबेटिकली लगाएंगे। ठीक है, उनको अल्फाबेटिकली लगाएंगे, और जो भी उसका नंबर है, जैसे कि अगर आपके पास 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, तो ये सब चीजें आप इसके आगे एज अ प्रीफिक्स लगाएंगे। देन कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा, जिसको ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, जिसको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में डाल देंगे। अगर आपके कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो मेटल के नाम के आगे 8 लग जाएगा, और जो आपका लिगेंड है उसके नाम के आगे O लग जाएगा। ठीक है, चलिए प्रैक्टिस करते हैं एक क्वेश्चन के साथ। अगर COCN6 3 नेगेटिव है तो आपको दिख रहा है दैट इज COCN, दैट इज योर COCN6 3 नेगेटिव। तो ऑलरेडी अब यहाँ पे देखो केटाइन प्रेजेंट ही नहीं है, तो यहाँ पे केवल एनायन प्रेजेंट है। ठीक है, एनायन में भी अब मैंने बोला आपके पास यहाँ पे मेटल है, आपके पास लिगेंड है, तो पहले लिगेंड लिखना है। अब लिगेंड कितने हैं? 6। तो मैंने बोला पहले इसका नाम आएगा हेक्सा। ठीक है, अब अमाइन, अमाइन डबल M से होता है। ठीक है, सॉरी अमाइन नहीं है, दैट इज साइनाइड। ठीक है, लेकिन मैंने क्या बोला, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो इसके नाम के आगे क्या लग जाएगा? सायानीडो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आएगा कोबाल्ट, और अगेन क्योंकि आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर -4 है तो कोबाल्ट 8 हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं इसका वो निकालूं कि इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, तो CO की ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाल रहे हो, CN का चार्ज -1 होता है, अभी निकाला था। कितने लगे हैं? 6 लगे हैं, ओवरऑल चार्ज -3 है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? +3। तो इसके आगे हम क्या लिखेंगे? ब्रैकेट में +3। तो ये इसका क्या हो जाएगा? आईयूपैक नेम हो जाएगा। ठीक है, एक और करके देखो। देखो अब ये वाला है, अब इसके ऊपर अगर मैं बोलूं तो आप पहले तो इसको तोड़ो। देखो जो पहले लिखते हैं हमेशा वो क्या होता है? केटायन। तो टेक्निकली जो भी ये है दैट इज CrNH3 4Cl2, ये क्या है? आपका केटायन। सॉरी, जब आपका ये टूटेगा तो Br नेगेटिव हटेगा, तो Br नेगेटिव को कॉरेस्पॉन्ड करने के लिए यहाँ पे +1 चार्ज, और ये आपका क्या बन जाएगा? Br नेगेटिव। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, ये हो गया हमारी बात। उसके बाद चलिए, उसके बाद अब मैं यहाँ पे नाम करना शुरू करती हूँ। आपके पास 2 लिगेंड्स हैं, 2 अगर है तो उनको अल्फाबेटिकली लगाना है। एक है अमाइन और एक है क्लोरीन। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो ये क्या हो जाएगा? दैट इज A पहले आएगा, तो दैट इज टेट्राअमाइन, टेट्राअमाइन डाइक्लोराइड और क्रोमियम। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, आपको कुछ O या फिर 8 लगाने की जरूरत नहीं है। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे अगर तो X NH3 न्यूट्रल लिगेंड है, Cl नेगेटिव होता है, तो 2 × -1 इज इक्वल टू +1। तो X की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 + 2 दैट इज +3। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3, और बाहर आ जाएगा काउंटर आयन दैट इज योर ब्रोमाइड। ठीक है, तो ये आपका नाम हो जाएगा इसका। तो जब भी आपको आईयूपैक नेमिंग करनी है, सबसे पहले आपको देखना है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज कौन सा है। ठीक है, चार्ज अगर पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, पहले उसी का नाम लिखना है, उसी का नाम लिखना है। तो अगर मल्टीपल लिगेंड्स है तो उनको अल्फाबेटिकली लगाना है, उसके बाद आपको मेटल का नाम लिखना है, फिर आपको आपका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है, और फिर आपको काउंटर आयन लिखना है। अगर आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो पहले अगर मेटल दिया हुआ है तो मेटल का नाम लिखना है, फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर में अगेन आपको पहले लिगेंड का नाम लिखना है, फिर आपको मेटल का नाम लिखना है, लिगेंड के नाम के आगे O लिखना है, मेटल के नाम के आगे 8 लिखना है, और लास्ट में आपको अपना कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर लिख देना है। क्लियर है बात सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। आईयूपैक नेम कंप्लीट होता है तो आगे बढ़ते हैं हम लोग वीबीटी की तरफ। ठीक है, देखो पहली थ्योरी है, पहली थ्योरी हालांकि वर्नर्स थ्योरी है, बट वर्नर्स थ्योरी अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए मैं डायरेक्टली वीबीटी से स्टार्ट करी हूँ। ठीक है, उसके जो क्वेश्चंस है वो हम लोग प्रैक्टिस सेशंस में कर लेंगे। जो क्वेश्चन से ही हम लोग उस जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट रहेंगे उसके वो हम कंप्लीट कर लेंगे नेक्स्ट सीरीज में। ठीक है, तो वीबीटी की अगर मैं बात करूं तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बेसिकली सबसे पहली थ्योरी थी जो आई थी, जिसने बताया था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स दिखते कैसे, उनकी शेप क्या है, या उनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या है। तो जो हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ में आई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में, वो हमारी सबसे पहली थ्योरी दैट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से समझ में आई। ठीक है, क्या बोला इसने? उसने ये बोला कि यार देखो मेटल जो है अपने मेटल डी ब्लॉक का एलिमेंट है, डी ब्लॉक में एक
खास प्रॉपर्टी है, वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है उनके पास। तो जो भी मेटल के पास डी ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल है, वेकेंट डी ऑर्बिटल है, वो सारे जैसे लिगेंड उसके पास आता है कंबाइन कर जाते हैं, कंबाइन करके हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाते हैं और इन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं। लिगेंड जब इसमें डोनेट करते हैं तो वो एक हाइब्रिडाइजेशन बनाते हैं और उस हाइब्रिडाइजेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग आपका जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है उसकी फॉर्मेशन होती है, उसकी जो शेप है निकल के आती है और उसकी जो वेरियस प्रॉपर्टीज है आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब आपके सिलेबस में जो है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 मेन है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है यानी कि आपके पास 4 ऑर्बिटल्स चाहिए क्योंकि 4 डोनर एटम्स लगे हुए हैं, तो 4 ऑर्बिटल या तो sp3 हो सकता है या dsp2 हो सकता है। अगर sp3 है तो टेट्राहेड्रल बोलेंगे, dsp2 है तो स्क्वायर प्लेनर बोलेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 sp3d होता है, एक डी ऑर्बिटल आ चुका है। ट्रायगोनल बाइपिरामिडल होता है, अगेन ये लेकिन पेपर में आपके आता नहीं है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 sp3d2 या d2sp3 बोल सकते हैं उसको। दोनों ही केसेस में ये क्या हो जाता है आपका ऑक्टाहेड्रल हो जाता है। ठीक है, अब निकालना सीखते हैं, अब आपको याद नहीं करना है, निकालना सीखते हैं सारों को। अच्छा, लिगेंड्स का अगर मैं जनरल कैटेगरी दूं, अब लिगेंड्स क्या है? लिगेंड्स वो हैं जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करें। लिगेंड्स वो है जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे। अब इलेक्ट्रॉन को डोनेट कौन करेगा? जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होगी, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो वो बेहतर आपका लिगेंड होगा। तो जैसे अगर मैं इधर जाऊं तो हाइड्रोजन की सबसे ज्यादा है, फिर ऑक्सीजन की है, फिर नाइट्रोजन की, सबसे कम कार्बन की है। सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की है तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड आपके नाइट्रोजन और कार्बन के जनरली रहते हैं और ऑक्सीजन और हेलोजन से आपके क्या होते हैं? वीक लिगेंड्स। ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है वो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग कर सकते हैं और जो वीक लिगेंड्स है वो पेयरिंग नहीं करते हैं। ठीक है, इसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए, इसलिए मैं आपको यहाँ पे पहले ही लिखवा रही हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से हाइब्रिडाइजेशन निकालने की। और सबसे पहला कॉम्प्लेक्स जो मैं आपको सिखाऊंगी, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कैसे पता करनी है और क्या हाइब्रिडाइजेशन है कैसे पता करनी है। यहां से K4FeCN6, पहले तो आप लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे? मेटल के ऊपर क्या चार्ज है। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूं K4 है तो ये 4K पॉजिटिव में टूटेगा और FeCN6 4 नेगेटिव में टूटेगा। इसका अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं x, Cn कितना है? 6, तो -6 इज इक्वल टू -4, तो x की वैल्यू आएगी +2, तो Fe इज +2। Fe आपको, अब देखो मैंने बोला डी ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशन याद होनी चाहिए, तो आयरन क्या होता है? 3d6 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो s से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, क्या बन गया? 3d6। ठीक है, क्या बन गया? 3d6। ठीक है, चलिए तो अगर मैं इसकी आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालनी सिखाऊं तो सबसे पहले हम ऑर्बिटल्स बनाते हैं। सबसे पहले आपका डी ऑर्बिटल आता है। ठीक है, उसके बाद आपका क्या आता है? उसके बाद आपका एस ऑर्बिटल आता है। ठीक है, उसके बाद आपका क्या आता है? पी ऑर्बिटल आता है और उसके बाद आपका फिर से एक डी ऑर्बिटल आता है। ठीक है, राइट। अगर मैं ये सेम बना दूं तो ये आपका फिर से डी, फिर एस, फिर पी और फिर ये डी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बोलूं तो ये आपका डी में कितने होते हैं? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, एस पी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये आपका 3d ऑर्बिटल है, ये आपका 3d है। फिर इसके बाद 4s आता है तो 4s है, फिर 4p आता है तो 4p है और ये 4d है। हाइब्रिड हमारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है? 3d में 6 इलेक्ट्रॉन। 3d में 6 इलेक्ट्रॉन अगर आप डाल देंगे तो कितना होगा? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब मेरे को कितने Cn डालने हैं? मेरे को 6 Cn नेगेटिव डालने हैं, तो मेरे को क्या चाहिए? 6 वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए। ठीक है, और Cn क्या है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो ये क्या कर सकता है? पेयरिंग कर सकता है। तो क्या करेगा? ये कहेगा भाई तुम अंदर चलो और तुम भी अंदर चलो, तो क्या बनाएगा? 1 2 3 4 5 6 पेयरिंग कर देगा। मैंने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बना दिया, अनफॉर्चुनेटली इसको आप यहाँ से ऐसा कर दो। ठीक है, अब बताओ कौन से 6 ऑर्बिटल खाली दिख रहे हैं आपको? एक ये है, एक ये है, 2 3 4 5 और 6। क्या बना? अंदर वाला D2, फिर एक S लिया और फिर P लिया और फिर 3 लिया, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आई? D2sp3 और D2sp3 के कॉरेस्पॉन्डिंग ऑक्टाहेड्रल। क्योंकि इसने अंदर वाला 3d इज अंदर वाला डी ऑर्बिटल, 4d इज बाहर वाला, क्योंकि इसने अंदर वाला डी ऑर्बिटल की बात इस्तेमाल किया तो ये क्या हो गया? इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या इसके पास कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है? नहीं, क्योंकि इसके पास कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो क्या है ये? डायामैग्नेटिक। अच्छा, अगर मैं स्पिन की बात करूं, पहले अनपेड इलेक्ट्रॉन्स थे, अब अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो स्पिन जब भी आपके नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो ये होगा आपका क्या? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स।
क्या होगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो अगर इसके बारे में आपसे बहुत सारी बातें बताई जा सकती हैं, K4FeCN6 क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा, D2sp3 होगा, इनर डी ऑर्बिटल होगा, डायामैग्नेटिक होगा और लो स्पिन होगा। क्या आप ये याद करने की बात नहीं है, अगर आप ये बनाओगे तो आपको धीमे धीमे ये आने लगेगा। ठीक है, आइए एक और दूसरा केस देखते हैं। और अगर मेरे पास फॉर एग्जाम्पल K3FeCl6 है, ठीक है, तो अगेन यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो K3FeCl6 में आपका ये FeCl6 3 नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे बात करूं FeCl6 3 नेगेटिव, तो ये Fe आपका हो जाएगा दैट इज योर, एक सेकेंड, ये इसको आप सही कर लो, इसको K2 कर लो। ठीक है, अगर मेरे पास ये आपका हो जाएगा K4 FeCl6, ठीक है, K4 ही डाल देते हैं अभी फिलहाल के लिए। तो ये हो जाएगा आपका FeCl6 4 नेगेटिव, तो ये हो जाएगा x माइनस 6 इज इक्वल्स टू -4, तो x इक्वल्स टू आएगा आपका +2। ठीक है, वैसे आप +3 भी करते कोई असर नहीं आता उसमें भी। ठीक है, तो अगर +2 में है तो Fe की कॉन्फ़िगरेशन अगेन क्या होगी 3d6, अगर +3 में होता तो ये आपका 3d5 हो जाता। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अच्छा, अब अगर हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालने की कोशिश करें, S P और D, ठीक है, तो 3d 4s 4p और 4d। ठीक है, मैंने बोला अगर आप इसको +3 भी लेते तो ये 3d5 होता, कोई टेंशन की बात थी नहीं। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास 3d6 ही है तो ये हो गया। ठीक है, अब 6Cl नेगेटिव को 6 वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए, और अगेन क्लोरीन एक क्या है, वीक लिगेंड, क्योंकि हेलोजन्स आपके क्या होते हैं, वीक लिगेंड, तो ये पेयरिंग नहीं करेगा, तो ये इनको अंदर नहीं भेज सकता। तो इसके पास मजबूरी क्या है, इसको बाहर जाना पड़ेगा। तो ये 1 2 3 4 5 और 6, तो ये इसकी हाइब्रिडाइजेशन यहां से क्या आएगी, दैट इज sp3d2। लेकिन ज्योमेट्री यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल ही रहने वाली है। ठीक है, क्या रहने वाली है, ऑक्टाहेड्रल ही रहने वाली है। sp3d2 है तो अगेन आप यहां से क्या बोल सकते हो कि ये आउटर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो ये क्या है आपका, दैट इज योर हाई स्पिन। कोई भी यहाँ पे नए पेयरिंग नहीं हुई है इसलिए हाई स्पिन है। एंड नेक्स्टली अगर मैं बात करूं तो ये आपका क्या रहेगा, दैट इज अ पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। सो दैट इज द केस फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 6। मैं आपको यहाँ पे छोटी सी समरी दे देती हूँ। देखो, अगर आपके पास D1 D2 या D3 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, हर केस में अगर आप मैक्सिमम केस भी जाओ तो ये 1 2 3 हमेशा आपके 2 ऑर्बिटल आपको खाली मिलेंगे, चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड लो चाहे वीक लिगेंड लो, पेयरिंग हो नहीं सकती यहाँ पे, क्योंकि 3 ऑर्बिटल्स को सिग्ली फिल करना जरूरी है। अगर हम स्प्लिटिंग की बात करें तो यहाँ पे आपकी हाइब्रिड जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हमेशा क्या आएगी, दैट इज D2sp3। ठीक है, अगर आपकी कॉन्फ़िगरेशन है D8 D9 D10, ठीक है, तो अगर आप मिनिमम से मिनिमम भी D8 ले लो तो D8 क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, आप कुछ भी कर लो आपको एक मैक्सिमम खाली मिल जाएगा, बट एक से तो काम चलेगा नहीं। आप इसी को तो अंदर भेज सकते हो, अगर आपने स्ट्रॉन्ग लिगेंड भी लगा दिया तब भी आप एक को ही भेज पाओगे, क्योंकि बाकी सब तो ऑलरेडी पेयर्ड है, और एक ऑर्बिटल से हमारा काम चलेगा नहीं। तो हमेशा इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी, sp3d2, चाहे वीक है स्ट्रॉन्ग है हमेशा यही आएगी। दिक्कत आएगी आपको जो देखना है वो है D4 में, D5 में, ठीक है, D6 में और D7 में। इसमें आपको चेक करना पड़ेगा, अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो जनरल केस में वो D2sp3 बनाएगा, और अगर आपके पास एक वीक लिगेंड है तो जनरल केस में वो आपका sp3d2 बनाएगा। ठीक है, तो ये आपकी यहां से क्या रहेंगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस निकल कर आ जाएंगी। क्या मैं क्लियर है यहाँ तक बात? आई थिंक एवरीबॉडी इज क्लियर। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टीज को लिख सकते हो। ठीक है, आइए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में आ जाते हैं। अगर मेरे पास NiCN4 है तो निकल के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, निकल इज योर दैट इज x-4 इक्वल्स टू 0, तो दैट इज Ni आपका क्या हो जाएगा, NiCN4 2 नेगेटिव। ठीक है, ओवरऑल दिस इज NiCN4 2 नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा, x-4 इज इक्वल्स टू -2, तो x बराबर कितना आ जाएगा, +2। ठीक है, निकल क्या होता है 3d8 4s2, निकल 2 प्लस में है तो क्या होगा 3d8। ठीक है, आइए 3d8 है, आइए बढ़ते हैं आगे।
ठीक है, ये क्या है आपका 3D 4s, ये सेम ही बनाना है सब पे आपको, 4p 4d, क्या है 3d8 3d8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब CN क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और CN मेरे को 4 चाहिए, 4 डब्बे भरने हैं तो 4 CN चाहिए, 4 CN को भरने के लिए 4 डब्बे चाहिए और CN स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो ये इसको पेयर कर सकता है, तो ये आपका कुछ ऐसा बन सकता है। और आपको 4 डब्बे चाहिए तो 4 डब्बे कहाँ हैं, एक ये रहा, 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 क्या बनेगा DsP2, और DsP2 के कॉरेस्पॉन्डिंग स्क्वायर प्लेनर और डायामैग्नेटिक, क्योंकि इसके पास आपका कोई भी क्या नहीं है, कोई भी इसके पास आपके अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसे इनर आउटर नहीं बोलने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे मैं केवल इनर डी ऑर्बिटल का ही इस्तेमाल कर सकती हूँ, क्योंकि जो दूसरी ज्योमेट्री बनेगी उसमें डी ऑर्बिटल का इस्तेमाल ही नहीं होगा, तो इसको आप इनर आउटर नहीं बोलोगे, आप इसमें केवल पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, हाइब्रिडाइजेशन और शेप बताओगे। नेक्स्ट केस आपका रहेगा NiCl4 का, ठीक है, किसका रहेगा NiCl4 2 नेगेटिव का, तो अगेन ये आपका क्या हो जाएगा x - 4 = -2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी +2, अगेन निकल +2 में है तो क्या होगा 3d8, ठीक है। लास्ट है ये आपका, जो आपको अलग से समझने की कोशिश करनी है मेरे साथ एक बार, ये आपका D, ये आपका S, ये आपका P और ये आपका D, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं तो 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 3D 4s 4p एंड 4d, ठीक है। 3D 8 है तो आप फिल कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। Cl क्या है, वीक लिगेंड, Cl क्या है वीक लिगेंड, पेयरिंग नहीं करेगा तो इसे मजबूरन आगे जाना पड़ेगा। 4 ऑर्बिटल आगे के कौन से हैं, ये क्या बनेगा sp3, क्या बनेगा sp3, इसकी आपकी क्या रहेगी ज्योमेट्री रहेगी, और क्या होगा टेट्राहेड्रल, और क्या होगा पैरामैग्नेटिक। सो क्लियर है बात, मतलब आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है, लिगेंड देखना है, स्ट्रॉन्ग है वीक है, स्ट्रॉन्ग है पेयरिंग करनी है, वीक है तो आपको कुछ नहीं करना, जो बचे हुए ऑर्बिटल्स है उनका इस्तेमाल करके आपको हाइब्रिडाइजेशन बतानी है। कुछ स्पेशल केस जो आप लोगों को आनी चाहिए, एक दो में मतलब जो अलग सा केस आ जाता है वो मैं आपको यहाँ पे लिखवा देती हूँ, ठीक है, एक सेकेंड, यस। तो अगर आपके पास K3MnC6 है, अब यहाँ पे अगर मैं बोलूं तो ये MnCN6 3 नेगेटिव है, तो ये x - 6 = आपका -3 है, तो x बराबर +3 है, तो Mn +3 क्या हो जाएगा 3d4, क्योंकि Mn2 प्लस क्या होता है 3d5, ठीक है। तो अब अगर मैं बात करूं तो यहां पर, ठीक है, इस केस में (3D 4s 4p), ठीक है, क्या है 3d4, ठीक है। अभी CN स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो ये पेयरिंग करेगा, है ना, लेकिन एक बात याद रखना कि पेयरिंग भी आप तब करोगे जब आपके 3 ऑर्बिटल्स आर सिंगली ऑक्यूपाइड, कम से कम 3 ऑर्बिटल जो हैं वो सिंगली ऑक्यूपाइड होंगे, उसके बाद ही आप पेयरिंग कर सकते हो। ये भी हम आगे सीखेंगे, इवेंचुअली आपकी जो स्प्लिटिंग होती है वो आपकी 3 ऑर्बिटल्स जो है वो नीचे आ जाते हैं, देयरफॉर आपका जो रूल कहता है पहले आपको सिंगली फिल करना है, उसके बाद आपको पेयरिंग स्टार्ट करनी है। तो अब 3 अगर आप लोग कर देते हो सिंगली फिल्ड, तो ये आपका एक यहाँ पे आएगा, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 1 2 3, ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि मैं इसको भी इधर ले आता हूं, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अब मेरे को क्या चाहिए 6 ऑर्बिटल, तो 6 तो मेरे को मिल गए, 1 2 3 4 5 6, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 तो आ गई है, लेकिन D2sp3 जनरली क्या होता है डायामैग्नेटिक, बट इस केस में क्या होगा ये पैरामैग्नेटिक, क्या होगा पैरामैग्नेटिक, इस केस में क्या हो जाएगा ये आपका पैरामैग्नेटिक, ठीक है।
वहीं एक और बहुत बढ़िया कॉम्प्लेक्स जो बहुत सारे पेपरों में बहुत बार आया है वो है NiCO4। CO आपका न्यूट्रल लिगेंड है, तो निकल के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं आएगा क्योंकि तुमने CO चार लगाए हैं, CO न्यूट्रल है तो निकल इज ऑन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। तो निकल क्या होता है 3D8 4s2। अब यहाँ ये D8 है तो ये कन्वर्ट होना पसंद करता है, तो ये हो जाता है 3D10 4s0। इसको बोलते हैं SD पेयरिंग क्योंकि 3D10 कन्फिग्रेशन इज मोर स्टेबल देन 3D8 कन्फिग्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, अब इसको मैं हाथ से ही बना देती हूँ आपका। यहाँ पे क्या होगा 1 2 3 4 5, ये होगा S, ये होगा P और ये होगा आपका बचा हुआ आगे वाला D। ठीक है, ये D10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्ट्रॉन्ग लिगेंड फिगेंड जो होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो होते हैं वो जनरली क्या बनाते हैं आपके स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, अभी हमने देखा था। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने के बावजूद क्या बनाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। पेपर में सवाल आएगा निकल के ऊपर क्या चार्ज होता है 0। पेपर में सवाल आएगा इसकी ज्योमेट्री क्या होगी टेट्राहेड्रल, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp3। ये क्या होगा sp3 होने के बावजूद भी ये होगा डायामैग्नेटिक इन नेचर। क्या होगा डायामैग्नेटिक इन नेचर। क्लियर है बात। चलिए आइए अगली थ्योरी में बढ़ते हैं, उससे पहले लिमिटेशंस देख लेते हैं वीबीटी की। वीबीटी बहुत सारी असम्पशंस पे बेस्ड था क्योंकि सबसे पहली थ्योरी थी। ये आपको क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ मैग्नेटिक डेटा नहीं देता, मतलब ये मैग्नेटिक मोमेंट नहीं बताता है, ये केवल इतना बताता है कि पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है। उसके बाद ये कलर की बात नहीं बताता, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो कलर एग्जिबिट करते हैं उसको नहीं बताता। थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक स्टेबिलिटीज ऑफ कॉम्प्लेक्सेस के बारे में भी आपको नहीं बताता। टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर को एग्जैक्टली नहीं बता पाता है, वो तो हमने CFT के थ्रू यूज करके यहाँ पे आपकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो निकाली है। और साथ में वीक और स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स का आइडिया भी ये नहीं देता है, वो CFT देती है जिसका हमने इस्तेमाल अभी करा है। तो CFT बेसिकली क्या है, CFT अब आ गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक मेटल मॉडल के ऊपर, जो बोलता है कि जो मेरा मेटल है वो पॉजिटिवली चार्ज है और जो लिगेंड है वो मेरा नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है, जो न्यूट्रल लिगेंड्स है उनको मैं डायपोल बोल दूंगा और जो आपके एनायनिक लिगेंड्स है उनको मैं पॉइंट नेगेटिव चार्ज मान लूंगा। जब भी लिगेंड मेटल को अप्रोच करेगा तो मेटल की एनर्जी में क्या होगा इंक्रीज होगा, और मेटल की एनर्जी में जब इंक्रीज होगा तो मेटल के जो d ऑर्बिटल्स है वो स्प्लिट कर जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ हाउ लिगेंड्स आर अप्रोचिंग नियर द मेटल एटम, जिसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी या स्प्लिटिंग थ्योरी। ठीक है, क्लियर है सभी लोगों यहाँ तक? एवरीबॉडी आई थिंक यहाँ तक क्लियर है। तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आइए तो देखो जो d ऑर्बिटल होते हैं क्या होते हैं, dxy dy z dzx, है ना, ये होते हैं। उसके बाद आपके क्या होते हैं, उसके बाद आपके दो ऑर्बिटल होते हैं, दैट इज dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो जो आपके चार ऑर्बिटल हैं, ये जो आपके तीन ऑर्बिटल हैं, ये एक्सिस से पास नहीं करते तो इनको नॉन एक्सियल बोलते हैं, और जो ये बचे हुए हैं इनको एक्सियल ऑर्बिटल्स बोलते हैं। ये आई एम होपिंग कि आपने क्लास 11 में पढ़ाई है। आपके एक्सिस के थ्रू पास होते हुए ऑर्बिटल्स है तो इनको क्या बोलते हैं, एक्सियल। ठीक है, अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात करूं, ये आपके सामने भी है, देखो ये आपके एक्सिस से पास नहीं हो रहा है, एक्सिस इनके चारों तरफ से बीच में से निकल जाता है, मतलब ये बीच की जगहों में है, ये तीनों आपके बीच की जगह में। बट ये देखो ये एक्सिस से पास होता है, ये आपका एक्सिस से पास होता है, तो ये दोनों एक्सियल हुए और ये तीनों आपके क्या हुए, नॉन एक्सियल। जो ऑक्टाहेड्रल फील्ड है, ऑक्टाहेड्रल कैसा दिखता है, ऐसा, दिस इज ऑक्टाहेड्रल। तो जो लिगेंड्स हैं वो कहाँ लगे हैं, एक्सिस पे, एक्सिस के अबाउट लगे हैं, एक्सिस जहां पे है वहीं पे आपके लिगेंड्स लगे हैं। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं ऑक्टाहेड्रल आपके लिगेंड्स कहाँ पे लगे हैं, एक्सिस पे लगे हैं, तो अगर मैं एनर्जी राइज की बात करूं तो मैं एनर्जी राइज किसकी होगी यहाँ पे, जो आपके क्या है, जो आपके कहाँ है, जो आपके तीन ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, जो आपके तीन ऑर्बिटल्स हैं वहां से जो अटैक है वो लिगेंड्स का होता है। लिगेंड्स का अटैक कहाँ से हो रहा है, अबाउट एक्सिस, एक्सिस पे आके ये मेटल को अटैक कर रहे हैं। कहाँ पे, एक्सिस पे आके ये मेटल को अटैक कर रहे हैं, और एक्सिस वाले जो आपके ऑर्बिटल हैं वो क्या है, dxy dyz dzx। तो इनकी एनर्जी आपकी इंक्रीज हो जाती है इन कंपैरिजन टू द अदर टू, और यही आपकी स्प्लिटिंग देखी जाती है किसमें, ऑक्टाहेड्रल फील्ड के अंदर। किसके अंदर, ऑक्टाहेड्रल फील्ड के अंदर। तो कैसी आपको एनर्जी देखने को मिलेगी अगर हम स्प्लिटिंग की बात करें, तो अगर आपके पास डी ऑर्बिटल पहले नीचे बैठा हुआ है आराम से, ठीक है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही लिगेंड आएगा तो ये थोड़ा सा अपनी एनर्जी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अभी यहाँ पे मेटल इन बहुत दूर है, अभी मेटल और लिगेंड बहुत दूर है,
लिगेंड जैसे ही पास आएगा इसकी एनर्जी बढ़ेगी, और इसको अभी ये लग रहा है कि जो लिगेंड है, ठीक है, जो लिगेंड है ये इसके 5 ऑर्बिटल है, ठीक है। अभी इसको लग रहा है कि जो लिगेंड है वो पांचों पे बराबरी से अटैक करेगा, पांचों पे बराबरी से अटैक करेगा, बट मैंने आपको क्या बताया, जो लिगेंड्स है वो कहाँ पे लगते हैं, एक्सिस पे लगते हैं, तो वो अटैक ज्यादा कहाँ पे करेगा, एक्सियल पे करेगा। और एक्सियल ऑर्बिटल जैसे ही नजदीक आएगा वैसे ही आपके एक्सियल ऑर्बिटल्स की एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी इन कंपेरिजन टू योर नॉन एक्सियल। तो आपके जो एक्सियल है वो बढ़ जाएंगे और नॉन एक्सियल नीचे ही रह जाएंगे। अगर मैंने इसको नीचे लिया, मुझे लगा था ये नीचे नहीं आएगा बट ये आ चुका है, नाइस। तो अगर मैं बोलूं तो क्या हुआ यहाँ पे आपका, देखो आपका ये स्प्लिट हुआ, ठीक है, ये आपका स्प्लिट हुआ इन दो हिस्सों में। पहले इसकी एनर्जी इंक्रीज हुई, फिर ये स्प्लिट हुआ। स्प्लिट किस में हुआ, अगर मैं बोलूं ये मेरा डी ऑर्बिटल है, ये मेरा डी ऑर्बिटल है। अभी मेटल और लिगेंड में इनफाइनाइट डिस्टेंस है। अभी मेटल और लिगेंड जो है वो आपके अप्रोच कर रहे हैं, और जैसे ही नजदीक आए तो आपका एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स उठ गया क्योंकि वो एक्सियल से अटैक करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर आपका नीचे ही रह जाएगा, ठीक है। अब इसने कितना स्प्लिट करा, इसने कितना स्प्लिट किया ओवरऑल, इसको क्या बोलेंगे, इसको डेल ओ से, दैट इज योर स्प्लिटिंग फील्ड एनर्जी। ऑक्टाहेड्रल की है तो इसको आपको ओ से रिप्रेजेंट करना है। अगर मैं बीच में एक एनर्जी बैरियर बीच का लगा दूं, ठीक है, तो ऊपर की जो एनर्जी है उसको बोलेंगे डीस्टेबलाइजेशन एनर्जी, क्योंकि जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है, ठीक है, जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है वो डीस्टेबलाइज माना जाता है, ठीक है। ये डीस्टेबलाइजेशन एनर्जी है और ये स्टेबलाइजेशन एनर्जी है, ठीक है। तो इसको अगर मैं लिखूं तो 5 आउट ऑफ 5 ये दोनों आपके क्या कर रहे हैं, स्टेबलाइज। तो यहाँ पे मैं बोलूंगी -2/5 डेल नॉट एनर्जी होती है, और ये आपकी क्या होती है, 3/5 डेल नॉट आपकी एनर्जी निकल कर आ जाती है, ठीक है। या फिर मैंने उल्टा लिख दिया है, ऊपर वाले की हम नीचे लिखेंगे, नीचे वाले की हम ऊपर लिखेंगे, तो नीचे आपकी एनर्जी आएगी, अगर इसको सॉल्व कर लेंगे तो इट इज -0.4 डेल नॉट, एंड ऊपर वाले जो लिगेंड्स है उनकी, ऊपर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी एनर्जी होगी 0.6 डेल नॉट, ठीक है। क्लियर है, दैट इज 3/5 एंड 2/5, नीचे 2/5 ऊपर 3/5, ठीक है। ये आपका क्या रहेगा, ये आपकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होती है। अब जितना स्ट्रॉन्ग लिगेंड है उतना बड़ा ये होगा, उतना बड़ा ये गैप होगा। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो बड़ा गैप, वीक लिगेंड है तो छोटा गैप। तो अगर मैं बात करूं अब आपको कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड की कहानी कैसे होगी, तो देखो सिंपल सी बात है यहाँ पे, ठीक है। अगर ये गैप ठीक है, अब दोनों का गैप आप देख सकते हो, ठीक है। इसका गैप ये है और इसका गैप ये है, ठीक है। क्लियर है, ये गैप आपका क्या है, छोटा, ठीक है। दिस इज स्मॉल, सॉरी दिस इज लार्ज एंड दिस इज स्मॉल। जो लार्ज होता है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का होता है, जो वीक होता है, जो स्मॉल होता है वो वीक फील्ड लिगेंड का होता है, ठीक है। किसका होता है, वीक फील्ड लिगेंड का होता है। अब अगर आपको फिलिंग करनी है तो एक बात याद रखना, देखो जब तक आपके पास 3, मैंने क्या बोला था, 3 तक आप पेयरिंग नहीं करोगे, क्योंकि 3 तक आपका सिंगली ऑक्यूपाइड होगा, 3 तक आपका सिंगली ऑक्यूपाइड होगा। अब बात आएगी चौथे के केस में, फोर्थ इलेक्ट्रॉन अगर आएगा तो फोर्थ को कहां पे भेजना है, फोर्थ को कहां पे भेजना है, तो दो पॉसिबिलिटीज हैं। गैप बड़ा है तो क्या करना है, गैप छोटा है तो क्या करना है। देखो गैप जब बड़ा है तो ऊपर जाना मुश्किल होगा जब गैप बड़ा है तो ऊपर जाना मुश्किल होगा, क्योंकि मैम इतना बड़ा गैप कौन पार करे, तो ये क्या करेगा कि मैं नीचे ही रहता हूं। जब गैप छोटा है कहेगा यार गैप तो छोटा है, मैं आराम से ऊपर चला जाऊंगा, तो ये ऊपर जाएगा, ठीक है। तो जब भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, मैंने क्या बोला, पेयरिंग होगी, तो पेयरिंग कब हुई, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में। क्यों हुई, क्योंकि एनर्जी गैप बड़ा है। वीक फील्ड लिगेंड में आपकी पेयरिंग नहीं होगी क्योंकि एनर्जी गैप छोटा है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये आपका बड़ा है देन पेयरिंग एनर्जी, किसमें, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में। यहाँ पर ये छोटा है इन योर वीक फील्ड लिगेंड। आपको याद करवाया जाता है बट आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको याद करने की जरूरत। अच्छा, नीचे वाले को बोलते हैं T2G, मैं लिखना भूल गई, और ऊपर वाले को EG। नीचे वाले को ट्रिपली डीजेनरेट है T2G,
और ऊपर वाले को Eg। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बोले कि D6 स्ट्रॉन्ग फील्ड की बता दो, D7 स्ट्रॉन्ग फील्ड की बता दो, D8 वीक फील्ड की बता दो। स्ट्रॉन्ग वीक से समझ में आ गया? स्ट्रॉन्ग है तो पहले पेयरिंग करोगे, 6 नीचे भरोगे, फिर ऊपर 7वां जाएगा। वीक है तो पहले एक सब में डालोगे, फिर उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट करोगे। अब जैसे इसकी कन्फिग्रेशन पूछे तो T2G में कितने इलेक्ट्रॉन्स है आपके? 4 और Eg में है 0। तो अगर आपको D4 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की कन्फिग्रेशन पूछेगा तो कन्फिग्रेशन क्या आएगी? T2G4 Eg 0। अगर आपको D4 वीक फील्ड लिगेंड की, यहाँ पे मैंने डाला नहीं है 1 2 3 4, D4 वीक फील्ड लिगेंड की कन्फिग्रेशन पूछेगा तो यहाँ पे कन्फिग्रेशन क्या आएगी? T2G में 3 है मैम और Eg में 1। तो ऐसे ही आप सबकी कन्फिग्रेशन लिख सकते हो। बस आपको समझना है कि आपको कब उसको पेयरिंग करवानी है और कब उसको पेयरिंग नहीं करवानी है। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक और लिखवा देती हूँ, जैसे कि D8 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का आपको कन्फिग्रेशन पूछे तो D8 है आपको, मैं अब आप हर बार बनाने की जरूरत नहीं है। D8 है 1 2 3 4 5 6 7 8 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में पेयरिंग होती है 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर यही आपको वीक फील्ड में बनाना है 1 2 3 4 5 6 7 8, यही अगर आपको वीक फील्ड लिगेंड में बनाना है तो 1 2 3 4 5 पहले सिंगल दोगे 6 7 8। तो कन्फिग्रेशन क्या आएगी मैम? T2G। देखो सेम ही आ गई है, कोइंसिडेंटली सेम ही आ गई, तो कोई गुनाह नहीं है। हो तो ये भी सकता है बट लॉजिक तो आपको समझ में आया ना। लॉजिक दोनों का फीलिंग अलग है, तरीका अलग है। कन्फिग्रेशन हो सकता है सेम आ जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं, और इसी में आती है और किसी में ज्यादा आएगी नहीं, बाकी सब में नहीं आने वाली है, बट स्टिल समझ में आ चुका है। तो अगर आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो पहले आप पेयरिंग करोगे, और वीक फील्ड है तो पहले आप सिंगली ऑक्यूपाई करके फिर पेयरिंग को स्टार्ट करोगे। ठीक है? टेट्राहेड्रल ज्यादा पेपर में आता नहीं है, तो अगर मैं देखो आपको बोलूं सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग होती है ना किस में होती है? स्क्वायर प्लेनर में। फिर किस में होती है आपकी? दैट फिर होती है आपकी ऑक्टाहेड्रल में, और सबसे कम होती है आपकी टेट्राहेड्रल में। तो टेट्राहेड्रल में स्ट्रॉन्ग वीक का कंसेप्ट ही नहीं है। टेट्राहेड्रल का और जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, एक सेकंड, यस, और जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है ना, ये आपकी नॉन एक्सियल होती है, मतलब नॉन एक्सिस पे आपके जो होते हैं आपके लिगेंड्स लगते हैं। तो इसके केस में जो नॉन एक्सियल लिगेंड्स है वो ऊपर जाएंगे, 1 2 3 4 5, तो आपके नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स जो हैं वो ऊपर जाएंगे और बाकी नीचे रहेगा। इसके केस में ये आपका काफी स्मॉल होता है इसीलिए यहाँ पर कभी भी पेयरिंग नहीं होगी, हमेशा आपको नॉर्मल ही कन्फिग्रेशन लिखनी है। और क्योंकि इसमें सिमेट्री होती है तो आप इसको केवल T और E से रिप्रेजेंट करते हो, यहाँ पे आप G नहीं लगाते, T2 और आपका G। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल अगर D7 को आप फिल कर रहे हो तो 1 2 3 4 5 6 7, D7 कभी भी पेयरिंग नहीं करेंगे, पहले 1 2 3 4 5 6 7। इसके केस में हमेशा एक ही कन्फिग्रेशन आएगी। E में आया 4 और T2 में आया आपका 3, हालांकि आएगा नहीं बट स्टिल मैंने आपको यहाँ पे लिखवा दिया है। ठीक है? सबसे कम किस में होती है? आपकी टेट्राहेड्रल में आपकी पेयरिंग पाई जाती है। क्लियर है सभी लोग को? यस और नो एवरीबॉडी? क्या यहाँ तक हम क्लियर है? ठीक है। अच्छा एक फॉर्मूला और बता देती हूँ, ये डेल टी है। ठीक है? तो फॉर्मूला एक और लिख लो, ये वाला फॉर्मूला पेपर में कई बार आ जाता है। अगर आपके पास ये फॉर्मूला है तो आप लोग चीजों को कर पाओगे। दैट इज डेल ओ, दैट इज ऑक्टाहेड्रल की जो स्प्लिटिंग है वो बराबर है 9/4 डेल टी के। ठीक है? इससे आप लोग बहुत सारी बार, इससे पेपर में सवाल अभी भी आया हुआ है, तो ये आपको आना चाहिए। ठीक है? डेल टी पूछ लेगा डेल ओ देके, डेल ओ पूछ लेगा डेल टी देके, तो आप इसको कर लेंगे। उसके बाद आपको कंसेप्ट तो पता ही चली, अब जिस लिगेंड ने ज्यादा गैप किया वो स्ट्रॉन्ग है, जिसने कम किया वो वीक है। तो स्ट्रॉन्ग कौन से रहेंगे? जनरली आपके जो नाइट्रोजन तक के हैं इनको आप स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स बोलते हो। ठीक है? और जो ऑक्सीजन से ऑनवर्ड्स है इनको आप वीक लिगेंड्स बोलते हो। तो ये आपकी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, इसका अंदाजा आपको थोड़ा सा होना चाहिए। आइए CFT यहाँ पे खत्म होती है और आखिरी टॉपिक हमारा शुरू होता है, वो है आइसोमेरिज्म कंसेप्ट। ठीक है? अब आइसोमेरिज्म 2 टाइप के होते हैं, एक होता है स्ट्रक्चरल और एक होता है ऑप्टिकल। स्ट्रक्चरल बहुत आसान है, स्ट्रक्चरल और आइसोमेरिज्म बेसिकली जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और इनका स्ट्रक्चर अलग है। पहले स्ट्रक्चरल देखते हैं। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहला केस आएगा लिंकेज आइसोमेरिज्म का। लिंकेज आइसोमेरिज्म कैसे आइडेंटिफाई करना है? अगर आपके पास कोई भी एक एम्बीडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट है तो वो लिंकेज आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। यानी कि जैसे अगर आपके पास NO2 एज अ लिगेंड प्रेजेंट है तो ये NO2 के फॉर्म में जुड़ सकता है, ONO की फॉर्म में भी आपका जुड़ सकता है। ठीक है? तो दोनों ही केसेस में ये आपका क्या होगा? लिंकेज आइसोमेरिज्म का केस होगा। ठीक है? जब भी आपको कोई भी एम्बीडेंटेड दिख गया HCN, NC, SNO2, ONO, तो ये लिंकेज आइसोमेरिज्म का केस हुआ। ठीक है? कोऑर्डिनेशन आइसोमेर्स कब आपको देखने हैं? जब आपके पास 2 डब्बे प्रेजेंट है, आपके पास 2 अलग अलग टाइप के मेटल प्रेजेंट है। जैसे कि देखो यहाँ पे कोबाल्ट है
क्रोमियम है, 2 अलग अलग टाइप के लिगेंड प्रेजेंट है। तो जब आपके पास 2 डब्बे हैं, 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इसमें क्या होगा, मेटल एक्सचेंज हो सकता है। CO एक बार CN के साथ लग सकता है, CO NH3 के साथ लग सकता है, ऐसे ही CR आपका CN के साथ लगा हुआ है, CR आपका NH3 के साथ भी लग सकता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, फिर आता है आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन में क्या होगा, आपके जो लिगेंड्स है और काउंटर आयन है, इनके बीच में एक्सचेंज पॉसिबल होता है। तो जब भी आप देखोगे आपके पास काउंटर आयन प्रेजेंट है, तो वो आपका आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में कन्वर्ट हो सकता है। जैसे यहाँ पे Br बाहर है, अब Br अंदर आ गया और आपका SO4 बाहर आ गया, तो ये क्या केस हो गया, ये आपके आयोनाइजेशन आइसोमर्स का केस हो गया। ठीक है, लास्ट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में आपका रहेगा सॉल्वेट। सॉल्वेट में पानी का बात करी जाएगी। अगर पानी आपका एज अ लिगेंड भी प्रेजेंट है पानी अगर आपका एज अ लिगेंड भी प्रेजेंट है और पानी आपका एज अ सॉल्वेंट बोल लो या इसको काउंटर आयन बोल लो, आपकी मर्जी है, बट पानी अब यहाँ पे चेंज हो रहा है। कभी कभी ऐसा होगा कि आप बोलोगे मैम ये भी तो आप इसको आप आयोनाइजेशन आइसोमर की कैटेगरी में डाल सकते हो, लेकिन पानी जब आ जाएगा, जब पानी एज अ लिगेंड इस्तेमाल हो रहा है, तो वो आप सॉल्वेट या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म उसको बोलोगे। तो 4 आइसोमेरिज्म पढ़े। पहला आपका आया दैट वाज योर लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज में एम्बीडेंटेड लिगेंड, कोऑर्डिनेशन में 2 डब्बे, 2 मेटल, 2 लिगेंड, 2 टाइप के लिगेंड्स। देन आपका आएगा आयोनाइजेशन, जिसमें लिगेंड और काउंटर आयन इंटरचेंज करेगा, और लास्ट होगा सॉल्वेट, जिसमें पानी एक बार लिगेंड है, पानी एक बार आपका सॉल्वेंट है। तो ये 4 कैटेगरी रहेंगी आपकी किसकी, दैट इज फॉर योर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। हम बात कर लेते हैं जल्दी से एक बार ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज बेसिकली 2 टाइप का, या तो आप उसको मतलब जनरली ऑप्टिकल आइसोमर्स में आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एग्जिस्ट करेंगे या फिर स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है, मतलब अगर मैं बोलूं तो अगर आपके पास सिस ट्रांस की फॉर्म बन रही है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, और वो किसमें, और जो आपके वो किसमें पॉसिबल होंगे, वो आपके हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस में पॉसिबल होगा। और हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस कौन से होते हैं, जिसके पास जो कॉम्प्लेक्स जिसमें अलग अलग टाइप के लिगेंड्स प्रेजेंट है। अगर कोई होमोलेप्टिक है तो उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं बन सकते, क्योंकि चारों सेम है, चारों सेम है, तो फिर आप लोग चारों सेम होने की वजह से आप सिस ट्रांस नहीं बना सकते। सिस ट्रांस के लिए आपके पास जो है जो 2 लिगेंड्स है उनकी पोजीशन इंटरचेंज करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अदरवाइज अगर मैं ऑप्टिकल आइसोमर्स की बात करूं तो अगर आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स में कोई भी सिमेट्री नहीं है, ना प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना सेंटर ऑफ सिमेट्री है, तो उस केस में वो क्या होगा, ऑप्टिकल आइसोमर होगा। तो जल्दी से एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में स्क्वायर प्लेनर। अब एक बात बताओ, अगर आपके पास मेटल है और उसके पास ये ज्योमेट्री है, ठीक है, स्क्वायर प्लेन, तो अगर उसके पास 2 ज्योमेट्रीज हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे अब जब भी कोई प्लेन है, प्लेन को आप हमेशा बीच में से काट सकते हो। प्लेन है, आप इसको बीच में से काट सकते हो, आधा ऊपर हो जाएगा आधा नीचे हो जाएगा। जब भी कोई प्लेनर चीज है उसमें हमेशा सिमेट्री प्रेजेंट होती है। आप उसको, आपके पास फॉर एग्जांपल फोन है आप फोन को बीच में से काट सकते हो, प्लेन हो जाएगा। ठीक है, आप कुछ भी लो, आपके पास जो भी चीज है उसको आप बीच में से काट सकते हो। सो टेक्निकली जब भी स्क्वायर प्लेनर बनेगा तो इसमें कभी भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आप ऑब्जर्व नहीं करोगे। ऑब्जर्व कर सकते हो क्या, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ठीक है, आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स देख सकते हो। कैसे देख सकते हो, मैंने अब आपको यहाँ पे चारों जो कंडीशंस है वो लिख दी है। अगर आपके पास चारों लिगेंड है तो ये भी नहीं होगा। अगर आपके पास 3 सेम है और 1 डिफरेंट है तो भी नहीं होगा, क्योंकि सिस ट्रांस के लिए कम से कम 2 डिफरेंट होना जरूरी है। तो अगर आपके पास Ma2B2 है तो आपका सिस ट्रांस बन जाएगा। आपके पास M कैसे बनेगा, देखो Ma2B2, जैसे कि आपने A यहाँ पे रखा, A यहाँ पे रखा, B यहाँ पे रखा, B यहाँ पे रखा। आप क्या कर सकते हो, आपने अब B को यहाँ रखा, A को यहाँ पे रखा, और ये आपका A को यहाँ पे रखा, और ये आपने B को यहाँ पे रखा। तो इस केस में अगेन आप लोग देख सकते हो कि आपके पास सिस ट्रांस का केस बन रहा है। दोनों पहले दोनों केस में आपने दोनों सेम साइड रखे, अब दोनों आपने ऑपोजिट साइड रखे। सिमिलरली आपके पास अगर Ma2BC है तो उसमें भी आप A को फिक्स कर दो बट B को आप रोटेट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सिस और ट्रांस अगेन पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास बायडेंटेड लिगेंड है तो उसके केस में अगेन आप लोग नहीं बना पाओगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स अनटिल एंड अनलेस आपके पास ऐसा बायडेंटेड लिगेंड है जिसके पास 2 डोनर एटम अलग अलग है। जैसे कि ग्लाइसिनेट का इस्तेमाल करोगे तो ग्लाइसिनेट में बन जाएगा, ग्लाइसिनेट में के साथ अगर आपने 2 सेम लिगेंड लगा दिए तो भी नहीं बनेगा। तो आपको याद रखनी है भाई ये टेबल, आपको अगर टेबल याद है तो आप लोग जो है ऑप्टिकल आइसोमर्स के जो क्वेश्चन है वो कर पा रहे होंगे। ठीक है, टेट्राहेड्रल की अगर मैं बात करूं तो टेट्राहेड्रल में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, देखो स्क्वायर प्लेनर में आपका क्या नहीं होता, ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं होता, और टेट्राहेड्रल में आपका क्या नहीं होता, GI नहीं होता। ठीक है, समझ में आ गई बात, क्लियर है। उसके बाद अगर मैं बात करूं ऑप्टिकल आइसोमर तब हो सकता है जब आपके चारों लिगेंड्स अलग हों, क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमर होने की जो कंडीशन है वो ये है कि चारों लिगेंड्स
ऑप्टिकल आइसोमर शो करने की कंडीशन क्या है कि आपके पास जो सारे लिगेंड्स है वो डिफरेंट होने चाहिए, तभी तो ये सेंटर कायरल बनेगा। अगर आपके पास ये सारे लिगेंड्स डिफरेंट नहीं है तो ये सेंटर कायरल नहीं बनेगा, क्योंकि कायरल की डेफिनेशन आपने सीखी है, जब चारों वैलेंसीज अलग हो। तो या तो वो आपका ये केस बने, या तो आपके पास एक ऐसा बाइडेंटेड लिगेंड हो जिसके पास 2 डोनर एटम्स हो, तो केवल इसी केस में वो ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। अदरवाइज वो आपका ना ऑप्टिकल शो करेगा ना ज्योमेट्रिकल शो करेगा। MA3B है नहीं शो करेगा, MA2B2 है नहीं शो करेगा, MAB3 है नहीं शो करेगा, MABCD चारों लिगेंड अलग होने चाहिए, तभी वो आपका ऑप्टिकल आइसोमर शो कर सकता है। ठीक है, जनरल केस में आपको लिखवा देती हूँ, जिंक, कैडमियम, मरकरी हमेशा टेट्राहेड्रल ही बना रहे होंगे, और आप जब प्लैटिनम को देखोगे तो वो स्क्वायर प्लेनर बनाएंगे। तो यहाँ से आपको देख के समझ में आ जाएगा, अगर ऐसा इसका कोई कॉम्प्लेक्स है तो वो आपका GI तो शो नहीं करेगा। वो आपका क्या शो नहीं करेगा, वो आपका GI तो शो नहीं करेगा। ऑप्टिकल आइसोमर तभी शो करेगा जब चारों अलग होंगे। ये वाला आपका क्या नहीं शो करेगा, ये आपका ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। इसके लिए आपकी जो टेबल है आप उसको गो थ्रू करोगे तो आप यहाँ से इसका केस निकाल सकते हो। लास्टली लेट्स टॉक अबाउट ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ऑक्टाहेड्रल की अगर हम बात करें तो ऑप्टिकली एक्टिव क्या होगा, एक सेकेंड। अगर मैं ऑप्टिकल आइसोमर की बात करूं, देखो 6 पोजीशंस है। ठीक है, अगर सेम लिगेंड किसी भी एक ट्रांसपोजिशन पे, मतलब यहाँ पे सेम हो गया, ठीक है, यहाँ पे सेम हो गया, ठीक है, यहाँ पे सेम हो गया, किसी भी 3 में से एक पे अगर 2 लिगेंड सेम हो गए तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, क्योंकि ये कट जाएगा, प्लेन आ जाएगा बीच में। ठीक है, अगर आपके सेम लिगेंड 2 ट्रांसपोजिशन पे हैं, ठीक है, किस पे हैं, 2 ट्रांसपोजिशन पे हैं सेम लिगेंड, जैसे कि यहाँ पे हो गए, मतलब देखो टेक्निकली क्या बोल रहा है, अगर 2 लिगेंड सेम हो गए ना तो नहीं काम चलेगा। अगर 2 लिगेंड सेम हो गए तो वो आपका ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा। ठीक है, अगर कोई नॉन प्लेनर रिंग है, नॉन प्लेनर रिंग बनाता है इथाइलिन, डायमंड या फिर जो भी आपके किलेटिंग लिगेंड्स है, वो सारे आपके नॉन प्लेनर रिंग्स बना सकते हैं मैक्सिमम, तो वो आपके क्या शो कर जाएंगे, वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर जाएंगे, यानी कि बाइडेंटेड के केस में ऑप्टिकल एक्टिविटी पॉसिबल है। तो टेबल देखो क्या कहती है, टेबल ये कहती है, देखो A6, A5, B, A4, B2, A4, B6, A3, B3, यहां तक आपका कोई भी ऑप्टिकल एक्टिव पेयर नहीं है, क्योंकि मैंने क्या बोला, 2 भी अगर सेम हो गए, यहाँ पे तो 6 के 6 सेम है, यहाँ पे अगेन 2 सेम है, 2 सेम है, 2 सेम है, 2 सेम है, 2 में से कोई भी सेम हो गया तो आपका ऑप्टिकल एक्टिव तो नहीं होगा। ठीक है, यहां तक आपका सिस ट्रांस भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको कम से कम 2 तो सेम चाहिए। ठीक है, अगेन MA4B2 में सिस ट्रांस हो सकता है, MA4BC में सिस ट्रांस हो सकता है, और MA3B3 में सिस ट्रांस ना होके इसको बोलते हैं फेक और मर। ठीक है, MA3B3 में क्या बनता है, फेक और मर बनता है। क्या बनता है, फेक और मर। कैसे बनता है, देखो MA3B3 की अगर मैं बात करूं, MA3B3 की अगर मैं बात करूं तो देखो मेटल है, यहाँ पे अगर मैं बोलूं तो ये आपका है, दैट इज फॉर एग्जांपल A और ये A, ये B, ये B और ये B। और दूसरा केस मेटल A B और B, फॉर एग्जांपल ऐसी ज्योमेट्री है। तो यहाँ पे आपको पता है ये आपका शेप होता है, ये आपका शेप होता है। अगर मैं यहाँ से देखूं तो ये आपका ट्रायंगल जब प्लेन में बन रहा है, एक केस में ट्रायंगल आपका प्लेन पे बनेगा और एक केस में जो आपका ट्रायंगल है ये प्लेन के नीचे बनेगा। अगर ऐसी 2 पॉसिबिलिटीज पॉसिबल हैं, यार एक सेकेंड, राइट, सो उस केस में ये आपका क्या हो जाएगा, मर वाला हो जाएगा, मेरिडियनल बोलते हैं इसको, और जो दूसरे वाला है ये आपका हो जाएगा फेक। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे 2 एंगल्स प्रेजेंट है आपके लिगेंड्स के बीच में, एक तो ये 180 डिग्री का और बाकी सबके बीच में 90 डिग्री का। यहाँ पे सारे एंगल्स आपके 90 डिग्री रहेंगे, तीनों के बीच में अगर आप एंगल निकालोगे सभी के जो एंगल्स है वो आपके 90 डिग्री निकल के आएंगे। तो ये डिफरेंशिएशन आपका यहाँ से निकल कर आ जाएगा। और लास्टली अगर मैं बाइडेंटेड की बात करूं तो बाइडेंटेड की टेबल आपके सामने है। देखो बाइडेंटेड के केस में आपका MAA3 में तो कुछ नहीं बन रहा है, ठीक है, उसमें तो आपका कुछ नहीं बन रहा है, उसमें आपका केवल ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर इसलिए बन रहा है क्योंकि नॉन प्लेनर रिंग आ चुकी है। ठीक है, तो आपका 2 मिरर इमेजेस बन जाएंगे तो आपके स्टीरियो आइसोमर्स 2 हो जाएंगे। इस केस की अगर मैं बात करूं दैट इज MAA2B2। ठीक है, MAA2B2 का केस अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो देखो MAA2B2 में क्या बनेगा, देखिए MAA2B2 में क्या बनेगा कि आपके पास, ठीक है, 2 तो बाइडेंटेड लिगेंड्स है। ठीक है, MAA2 ये हो गया और उसके बाद आपका हो गया B2। ठीक है, ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव तो बन जाएगा क्योंकि आपका ये नॉन प्लेनर रिंग है। दूसरा केस अगर मैं बोलूं तो अगर मैंने ये B यहाँ पे डाला, ये B आपका यहाँ पे डाला, उसके बाद मैंने आपका A एक रिंग ये बना दी
और एक रिंग ये बना दी, ठीक है। अब इस केस में ये रिंग जब अभी ये प्लेनर है, लेकिन इस केस में ये नॉन प्लेनर बन चुकी है, और नॉन प्लेनर जैसे ये बनेगी तो इसकी आप एक मिरर इमेज बना सकते हो। तो मिरर इमेज आपकी यहाँ से बन जाएगी, दैट इज बी ए और ये बी। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या, यहाँ पे आपके दो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स बन गए। ये तो प्लेनर रिंग है, ठीक है, ये तो प्लेनर रिंग है, और ये आपके ये ऑप्टिकली एक्टिव बन गया, तो इसके साथ में इसकी एक मिरर इमेज बन गई है। तो टोटल स्टीरियोआइसोमर्स कितने आएंगे, 3, ठीक है। कितने आएंगे टोटल स्टीरियोआइसोमर्स यहाँ पे आपके 3, जिसमें से 2 ऑप्टिकली एक्टिव है, 1 ऑप्टिकली इनएक्टिव है, 2 ऑप्टिकली एक्टिव है। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे आपके जो है 2 आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर से एक ऑप्टिकली एक्टिव पेयर है और टोटल हो गए 3। सिमिलर केस में यहाँ पे भी बनेगा, जहाँ बी लिया था मैंने, वहां पे आप BC ले सकते हो। तो उस केस में भी आपका एक बनेगा, 2 पेयर बनेंगे आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के, यहाँ पे एक ऑप्टिकली एक्टिव पेयर बनेगा और यहाँ पे भी 3 निकल के आएंगे। तो बस आपको ये टेबल याद करनी है। अगर आपको टेबल याद है, इसमें से भी मैं सबसे इंपॉर्टेंट केसेस आपको बता देती हूँ। सब देखो, ये वाली टेबल याद करनी बहुत आसान है, क्योंकि इस केस में आपको पता है ऑप्टिकली एक्टिव तो कोई भी नहीं है। GI तब बनना शुरू होगा लास्ट के 3 केसेस में, और लास्ट वाला सबसे इंपॉर्टेंट है MA3B3, क्योंकि इसमें फैक और मर होता है, ठीक है, इसको ध्यान रख लेना, ठीक है। इसके बाद ये वाली टेबल थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है और इसमें आप याद आराम से कर ही सकते हो। देखो MA3 है तो उस केस में तो GI बन नहीं पा रहा है। जब MA2B2 होगा या MA2BC होगा तो उस केस में आपके टोटल स्टीरियोआइसोमर्स 3 निकल के आएंगे, जिसमें से एक आपका ऑप्टिकली एक्टिव पेयर होगा, क्योंकि वो आपकी नॉन प्लेनर रिंग्स बना रहा होगा। जैसे ही नॉन प्लेनर रिंग्स बन गई है तो आपको ऑप्टिकली एक्टिव पेयर एक तो बन ही जाएगा, ठीक है। सो दैट इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। अगर आपने ये सारे नोट्स बना लिए हैं, इस नोट्स के बाहर आपके पेपर में कुछ भी नहीं आ रहा होगा, लेकिन आपको ये नोट्स कंप्लीट करने बहुत बहुत जरूरी है। चाहे VBT की बात करें, चाहे हम लोग CFT की बात करें, या फिर आइसोमेरिज्म की बात करें। बहुत सारे बच्चों को लगता है मैम आइसोमेरिज्म नहीं होता है, लेकिन आइसोमेरिज्म तभी हो पाएगा जब आपको टेबल याद होगी। तो कोशिश करो 2-3 बार टेबल बनाओ अपने आप से। कंटेंट इसके बाहर नहीं आने वाला है। जो अगली सीरीज होगी उसमें हम क्वेश्चंस भी स्टार्ट करेंगे, तो जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना आप चीज़ों को सीख पा रहे होगे। तो एक चीज़ ज़रूर करनी है, अगर आप चैनल पे नए हो तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर करना है, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें आपकी आने वाली हैं। जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आ रहा है, जो हमारी इंटेंसिटी और जो हमारा काम करना का जो एफर्ट है वो बढ़ने वाला है, और मैं चाहती हूँ आप लोग का भी एफर्ट और आपकी भी एनर्जीज मुझे दिखे। अगर इस वीडियो ने आपकी हेल्प करी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके जाना, वीडियो को लाइक करना, और मेक श्योर करना कि अगर आपको ये हेल्पफुल लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को भी और वीडियो को भी। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।